बढ़ाओ, क्योंकि स्टेप्स में मार्किंग रहती है, स्टेप्स में मार्क्स रहते हैं, है ना। स्टेप्स मार्किंग बोलते हैं, मार्किंग स्कीम भी बोलते हैं इसको। जितने आप स्टेप ज़्यादा बढ़ाओगे और सही लिखोगे और काटापीटी नहीं करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। हेलो गाइस, मैं प्रियांश गौतम, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के वीडियो में। आज बात करेंगे यार फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं आते हैं 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। आज पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स, लॉजिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी पूछे आते हैं फिजिक्स में, तो उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर। तो आपने चैप्टर रट लिए, फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, सिलेबस आपने कवर कर लिया। अब ये इंटरनल फैक्टर था। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमको लिखना चाहिए जिससे हमको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले 3 मार्क्स में आती है डेरिवेशंस। 3 से 4 डेरिवेशंस अक्सर आती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा हूँ जो कि आपको समझाना चाहता हूँ। 3 मार्क्स में डेरिवेशंस आती हैं, ये बात तो सबसे पहले बैठा लो दिमाग में। 3 से 4 डेरिवेशन आएंगी और सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डेरिवेशन आ गई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, प्रिंसिपल लिखेंगे। स्टेटमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल। तो ये इसका हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ डेरिवेशन में प्रिंसिपल लगता है, कुछ डेरिवेशन में प्रिंसिपल नहीं लगता। जैसे मीटर वेव की मैं बात करूँ तो सबसे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आता है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट या प्रिंसिपल दोनों में से कोई एक चीज लिखनी पड़ेगी या दोनों लिखने पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन का, है ना। कोई भी मान लो कोई एसी जनरेटर है, उसका डायग्राम है तो उसका सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, समझ पा रहे हो। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन आपको शो करना है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको शो करना है, तो पहले उसका डायग्राम आएगा, है ना। स्टेटमेंट आया, प्रिंसिपल आया, फिर उसके बाद उसका डायग्राम आएगा। डायग्राम से क्या होता है, अलग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में। उनको भी लगता है कि भाई इसने डायग्राम अच्छे से बताया हुआ, लेवलिंग अच्छे से किया, नीट एंड क्लीन सब कुछ वर्क है, तब फिर वो और खुश हो जाते हैं और फिर उसमें अच्छे से नंबर और मार्क्स आपको देते हैं। क्लियर। तो इसमें डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। डायग्राम अपने आप में 1 से 2-3 मार्क्स आपको दिलाने में ताकत रखता है। ठीक है, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं स्टेप्स वर्किंग। अब उसमें आता है फिर वर्किंग रूल बताओ, है ना। उसमें फिर स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स, मेथड, वर्किंग, है ना। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी डेरिवेशन को लिखने के लिए। तो डायरेक्ट डेरिवेशन मत लिखना। मान लो अपने स्टेटमेंट लिखना भूल गए, डायग्राम बनाना भूल गए, आप डायरेक्ट उसका वर्किंग लिख रहे हो तो उसमें 1 नंबर कटने के चांसेस है। स्टेप बाय स्टेप आप करो ना। स्टेटमेंट आप लिखो, स्टेटमेंट या प्रिंसिपल जो भी है लिखो, उसके बाद डायग्राम बनाओ अच्छे से, वेल एकदम पेंसिल से, अच्छी पेंसिल से डायग्राम बनाओ। उसके बाद स्टेप्स लिखो कि भाई ये स्टेप्स इस तरीके से होगा। स्टेप जितने बढ़ाओगे उतने नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। मान लो आप स्टेप गलत भी लिख रहे हो तो थोड़े बहुत कटेंगे बट नंबर मिल जाएंगे, ये बात मैं इतना बोल रहा हूँ। अगर नहीं बनेगा तो बाकी अगर आपसे बन रहा है, आप अच्छे से लिख रहे हो तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। स्टेप्स और वर्किंग क्लियर हो गए यहाँ तक। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स टच कर रहे हैं अभी हम। तो 3 मार्क्स में एसी जनरेटर आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें भी स्टेटमेंट ही आएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल आएगा, स्टेटमेंट आएगा, है ना। उसके बाद फिर आप उसका डायग्राम बनाओगे। एसी जनरेटर ऐसा दिखता है, ट्रांसफॉर्मर ऐसा दिखता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो डायग्राम के थ्रू। थर्ड में आया था उसके स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हो गए, है ना। वर्किंग रूल हो गया, वर्किंग हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल ऊपर चला गया, वर्किंग नीचे, मतलब वर्किंग थर्ड स्टेप पे आपको वर्किंग बताना है, समझ गए। यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया। एक्सप्रेशन अगर आएगा तो आपको कैसा लिखना है, एसी जनरेटर भी आ सकता है, ट्रांसफॉर्मर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती रहती हैं, है ना। और फॉर एग्जांपल सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसमें आपका सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर डायग्राम आएगा, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, है ना। ये 2 चीज़ हो गई, डेरिवेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन। मान लो डेफिनेशन कितने मार्क्स की आ सकती है। सबसे पहले डेरिवेशन आएंगे, 15 to 20 मार्क्स के डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 to 8 मार्क्स डेफिनेशन हर बार बोर्ड एग्जाम पूछी आती है। और डेफिनेशन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि डेफिनेशन कौन सी आ सकती है। उसमें पूछा जा सकता है आपसे फैराडेज लॉ बताओ, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, टॉर्क, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरीके की चीज़ें अक्सर डेफिनेशन में फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो 5 to 8 मार्क्स आपके यहाँ से भी कंफर्म हो जाएंगे। तो इनको लिखना कैसे, अब डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, अब लिखना कैसे है। 4 to 5 लाइन्स में आपको डेफिनेशन लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, आधा एक पेज इतना नहीं खींचना है आपको। मुश्किल से 4 to 5 लाइन्स अगर आप लिखते हो डेफिनेशन में तो आपको पूरे 2-3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स में डेफिनेशन आती है ना। उसी के साथ में A, B, C पार्ट में क्वेश्चन एडेड रहते हैं। तो 4 to 5 आप लाइन्स लिखोगे तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपके नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, वो भी है तरीका है। मान लो कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ के फॉर्म में कोई आंसर है या बहुत बड़ा 1-2 पेज 3 पेज का बहुत बड़ा आंसर है, तो उसको आप पॉइंट बना के लिख लो। जैसे क्या होगा कि एग्जामिनर जैसे ही वो पॉइंट्स को देखेंगे, उनके नजर पड़ेगी, देखेंगे हाँ इसने पॉइंट्स आप लिख रखे हैं और उसने मतलब ज़्यादा घिचड़ पिचड़ काटापीटी भी नहीं किया है, नीट एंड क्लीन पूरा काम किया है ना। राइटिंग भी अच्छी है, अंडरलाइन भी कर रहा है और लाइन भी स्केल पेंसिल से खींच रहा है, तो वो अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। अब तो नंबर मिलते रुकते ही नहीं है। ठीक है, ये एग्जामिनर का, हर एग्जामिनर का सबसे माइंडसेट होता है, बेसिक माइंडसेट होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो वो भी इंप्रेस होकर आपको अच्छे नंबर देंगे, समझ पा रहे हो। तो स्टार्टिंग में 5 to 6 पेजेस आपको ऐसे लिखने हैं, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री कोई भी एग्जाम की मैं बात करूं, वो ऐसे होने चाहिए, मतलब उसमें कोई गलती नहीं, कुछ नहीं गलती नहीं निकलना चाहिए, उसमें एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। और वही क्वेश्चन लिखो सबसे पहले जो आपसे बहुत अच्छे से आता है। ये बात समझ में आई, जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से आता है पहले उससे आप पेपर स्टार्ट करोगे, बाद में जो अगर आपसे नहीं आता है उसको लास्ट में आप अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है, छोड़ के बस मत आना, ठीक है।
अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है न्यूमेरिकल्स, देखो ये डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ घुमा के पूछते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि पीवाईक्यूज आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे क्या होगा आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, क्वेश्चन के पूछने का तरीका पता चल जाएगा, मेथड पता चल जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको बेसिक मेथड ऑलरेडी नजर आएगा। पहले आपको स्टेटमेंट देखेगा, फिर डायग्राम, फिर स्टेप, इस तरीके से आप पीवाईक्यूज में भी से हेल्प ले सकते हो। क्लियर हो रही बात? तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको ध्यान रखना, न्यूमेरिकल चाहे डेरिवेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स का पेपर फिर इजी लगेगा, है ना। तो आपको न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है ना, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल का बेस होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपसे अच्छे से आता है तो न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से फिर सॉल्व होता है, ये बस फॉर्मूले का खेल होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो एक बार, गिवन लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद फिर स्टेप्स जितने बढ़ाते बढ़ाओ, क्योंकि स्टेप्स में मार्किंग रहती है, स्टेप्स में मार्क्स रहते हैं, है ना। स्टेप्स मार्किंग बोलते हैं, मार्किंग स्कीम भी बोलते हैं इसको। जितने आप स्टेप ज़्यादा बढ़ाओगे और सही लिखोगे और काटापीटी नहीं करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। 15 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स भी आता है ना। और इन्हीं के फॉर्म में कई बार लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में। तो केस स्टडी के लिए मैंने आपको बताया होगा, आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लो या एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप सारी केस स्टडी अच्छे से बना लोगे, बहुत सिंपल होता है। और केस स्टडी के लिए टिप मैं आपको ये दूंगा कि केस स्टडी सबसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर सबसे पहले वो क्वेश्चन चेक कर लेंगे जो आपसे अच्छे से आता है, तो उसमें वो अच्छे से मार्क्स देंगे। फिर केस स्टडी में भी आएंगे तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो रही होगी तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप एकदम से अगर आपसे नहीं आता और एकदम आप स्टार्टिंग में केस स्टडी लिख दोगे तो क्या पहले इंप्रेशन खराब होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं करना। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखने के लिए हम केस स्टडी लास्ट में करेंगे। अगर नहीं बनती है तो, अगर आपसे अच्छे से बनती है, आप समझ पा रहे हो तो पहले केस स्टडी आप देख सकते हो। ठीक है, सैंपल पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बता दिया, गिवन पहले लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला में ही 2 से 3 मार्क्स ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, स्टेप्स में आप और बढ़ा दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पूरे फॉर्म न्यूमेरिकल्स के डेफिनेशन बता दिया, 45 लाइन्स लिख के उस क्वेश्चन बता दिया, स्टेटमेंट लिखो और उसका प्रिंसिपल लिखो, डायग्राम लिखो, स्टेप्स बढ़ाओ, मेथड लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल लिखो, है ना। और डेरिवेशन भी आप यही कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर दिया होगा। मैंने अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया कि क्या होना चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है ना। इसको वीडियो खत्म होने के बाद एक चीज़ करना है, इसको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना, कहीं नोट कर लेना कि भाई ऐसे इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं जिससे कि नंबर मिल सके। ठीक है, बस इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, कॉन्फिडेंस एकदम बस रखना, क्योंकि अब लास्ट के 1-2 मंथ्स बस बचे हैं, है ना। अभी से उम्मीद मत हारे आना कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या है, पढ़ाई डूब रही है, जो भी है भाई ऊपर नीचे होता रहता है ना। मेरी अफर्मेशन हमेशा रखना, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको हमेशा यूज़ किया करो। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा दिन है जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप याद करो, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब समथिंग वाला कुछ आ गया, मतलब कुछ भी आप उसमें कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया। इस तरीके से क्या होगा कि आपका टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा, वेस्ट नहीं होगा। हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, बस टाइम को यूटिलाइज करते रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सिलेबस एकदम पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, है ना, नोट्स बनाते हो, डेली रिवाइज करते हो, फिर कैसे नंबर नहीं आएंगे, है ना। अपने आप आएंगे, कॉन्फिडेंस जगह अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो, फोड़ दो, फाड़ दो। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, थैंक यू सो मच।